नमस्कार, नेशन वन की इस खास पेशकश बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली और आज हमारे साथ उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी मौजूद हैं और आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के आप किस तरीके की प्राथमिकताएं देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में हमारे कई सारे काम रहते हैं। सबसे पहले तो क्राइम ही है, क्राइम कंट्रोल करना जी। शांति व्यवस्था बनाए रखना, ट्रैफिक नियंत्रित करना और जो बाकी अन्य क्राइम्स हैं जैसे ड्रग्स हैं इन सब पे कंट्रोल करना। और मैं जो सबसे ऊपर रखता हूँ इन सब प्राथमिकताओं में वो है कि आम जनता को रिलीफ देना जी। जो पीड़ित हैं उनकी सहायता करना, विक्टिम्स की शिकायतें सुनना और फिर उन पे एक्शन लेना। तो ये सब काम लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में आते हैं। जी जी, ये आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता और पुलिस के बीच की जो मध्यस्थता है वो कहीं देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास आने तक जो एक बीच का समय जो लग जाता है, क्योंकि लोगों में एक तरीके का डर, एक असुरक्षा की भावना हमेशा से रही है। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी अच्छी पुलिस व्यवस्था जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है जी। क्योंकि पुलिसिंग जो की जा रही है वो की तो जनता के लिए की जा रही है जी। कोई पुलिस के लिए तो व्यवस्था है नहीं, व्यवस्था जनता के लिए। इसलिए मैं हमेशा जनता के सहयोग से ही हम अच्छी पुलिस व्यवस्था कर सकते हैं, ये मेरी सोच रही है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस जनपद में जहाँ भी दौरे पर जाता हूँ, हर जगह हम लोग जनता से एक पुलिस जनसंवाद गोष्ठी करते हैं जी। मैं नैनीताल साइड गया, रुद्रपुर गया, काशीपुर गया, फिर हम लोग अभी पहाड़ों में भी गए, गुप्त काशी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, हमने सब जगह, श्रीनगर, सब जगह जनता से संवाद स्थापित किया। और इसका उद्देश्य यही है कि एक तो हमारा जो गैप है वो, जैसे आपने कहा ना, डर लगता है। हाँ। तो डर लगना तो गलत बात है ना, डर लगना चाहिए अपराधी को, ये मेरा मानना है। अगर पुलिस व्यवस्था अच्छी है तो आम आदमी को तो पुलिस को देख करके सुरक्षित महसूस करना चाहिए और अपराधी को डर लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसमें भी इस तरीके का देखा गया है कि उसमें एक डर है, पुलिस का नाम सुनते ही उनमें एक खौफ की भावना सी जाग जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं सोचता हूँ कि यूपी के दिन थे जो आप बातें कर रहे हैं, जब से उत्तराखंड आए हैं तो ऐसा कोई खौफ की भावना तो नहीं है। और हमने काफ़ी कोशिश की है कि अपनी पुलिस को एक मित्र पुलिस का रूप देने की। और जैसा मैंने कहा, खौफ होना चाहिए अपराधियों में होना चाहिए, माफियाओं में होना चाहिए, आम आदमी में नहीं होना चाहिए। अगर कहीं न कहीं बाकी है तो इसका मतलब वहाँ पे हमारे पुलिस वाले सफल नहीं हैं। तो उत्तराखंड की जनता को ये महसूस करना चाहिए कि वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित महसूस करना चाहिए। तो आप अपनी बात को किसी भी रूप में आप रख सकते हैं और आपकी बात को यहाँ पर सुना जाएगा। किस तरह के चैलेंजेस जो है आप अपने इस क्षेत्र में देखते हैं? चैलेंजेस वही है ना, जैसे एक तो क्रिमिनल माफिया है, क्राइम जो तो नॉर्मल क्राइम है, एक इंटरस्टेट क्राइम है। हाँ। इंटरस्टेट क्राइम हमारा जो है यूपी से जुड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो वेस्टर्न यूपी का माफिया यहाँ पर आने के प्रयास करता है, या कभी एक्सटोर्शन का प्रयास करता है, या कहीं केसेस गैंग वार सामने आई है, सुपारी लेकर के किलिंग सामने आई है। तो उसको हमने हमेशा अच्छे चेक किया है जब से उत्तराखंड राज्य बना है। और वेस्टर्न यूपी की अगर हम कंपेयर करें जो हमारा बॉर्डर लगता है तो उससे हम कहीं ज़्यादा, मेरे ख्याल से तो हम लोग मतलब स्टेट के दूसरा सबसे सेफ राज्य वो उसमें आए हैं। तो हम लोग बहुत ही कहीं बेटर स्थिति में हैं। तो एक बड़ा चैलेंज तो ये है जी। दूसरा चैलेंज आजकल हमारे लिए यहाँ पे दो नए चैलेंज है, ट्रैफिक और ड्रग्स जी। क्योंकि ट्रैफिक तो लगातार बढ़ता हुआ चैलेंज है, सड़कें लगभग उतनी ही हैं और वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल दोगुनी हो जा रही है लगभग। तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल एक चैलेंज है। इसी तरह से जो हमारी जो टूरिस्ट है, हाँ। चार धाम यात्रा है, कांवड़ मेला है, ये सब भी हमारे लिए और भी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो, और फिर जो नेचुरल जो पहाड़ों का जो टेरेन है, हाँ। उसको उसमें प्राकृतिक आपदाएं भी काफ़ी प्रभावित करती हैं। तो उसके लिए हमने SDRF खड़ी भी की है, बड़ी सफल भी रही है हमारी, चाहे वो बाढ़ राहत हो, चाहे वो
लैंडस्लाइड्स का एरिया हो, सब जगह हमारे वो एक हमारे लिए चैलेंज है। तो उस पे कितना काम अभी तक हुआ है? जैसा आपने कहा एसडीआरएफ आपने खड़ी की है और एसडीआरएफ काम भी बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो सोचता हूँ जितना हमारा आपदा ग्रस्त राज्य है उस हिसाब से हमारी एसडीआरएफ ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उस जब तक एसडीआरएफ नहीं गठित हुई थी तब भी हमने आपदा राहत टीमें और जल पुलिस की टीमें खड़ी की थी। अब उसको और व्यवस्थित रूप मिल गया है, तो हमारी जो है ना कैपेसिटी जिसे कहेंगे, तो वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, बड़ी है और हम लोग फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी हमने इस वर्ष एक नई चीज़ ऐड करी है, फील्ड पेट्रोल यूनिट। ये गढ़वाल के सभी जनपदों में फील्ड पेट्रोल यूनिट खड़ी की है, तो उससे हमारा रिस्पांस टाइम बेटर किया है हमने, जिससे हम जल्दी घटनास्थल पे पहुंच करके और जल्दी रिलीफ जो है विक्टिम्स को दे सकें। जी। आप जानना चाहेंगे खाकी में इंसान एक पुस्तक है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो खाकी में इंसान जो मेरी किताब है उसमें भी मैंने यही कहने की कोशिश की है कि आखिरकार पुलिस वाला भी तो एक इंसान ही है। तो खाकी में इंसानियत को देखा जाए, उसको उभारा जाए। ऐसा नहीं है कि जो पुलिस की इमेज जनरल इमेज है वो जितनी पुलिस अच्छी है या खराब है उससे कहीं ज़्यादा खराब है, इमेज ज़्यादा खराब है। तो जो पुलिस के अच्छे काम करते हैं, बहुत से पुलिस वाले बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, वो कहीं हम परिलक्षित नहीं होते हैं। वो सही तो उनको जो है सामने लाना मेरा उद्देश्य था। तो इस किताब के माध्यम से मैंने वही कोशिश की है कि अगर हम अच्छी पुलिस व्यवस्था करें और अगर हम पीड़ित को केंद्र में रख करके पुलिस व्यवस्था करें तो इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए आम आदमी की मदद की जा सकती है। और खाकी में भी बहुत ज़्यादा इंसानियत है। तो पुलिस तो अपना काम अच्छे से कर रही है और अच्छे से करती भी है। जो पहले एक छवि थी कि पुलिस और जनता के बीच में एक समावेश नहीं होता था, कहीं ना कहीं वो अब थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। मित्र पुलिस के रूप में आप काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग की कार्य प्रणाली जो है सक्षम नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा कुछ डिनाई नहीं करूँगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, किंतु मेरी सोच है कि वो हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है हम लोग, तो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिक्स है उसका पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम इसको उस रूप में लें और अगर हमारी इंटेंशन अच्छी हों, मतलब हमारी माने पुलिस अधिकारी की, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कभी कभी इसकी वजह से अनावश्यक ट्रांसफर्स भी होते हैं, करने पड़ते हैं, तो वो एक कुछ हद तक है। किंतु अगर पुलिस अधिकारी अच्छे अधिकारी हैं और अगर या अन्य प्रशासनिक अधिकारी अगर आप अच्छे हैं तो आपकी इमेज अच्छी रहेगी, तो फिर आप इस तरह के जो चैलेंजेज उससे पार पाएंगे और उसकी वजह से आपकी कार्य प्रणाली प्रभावित नहीं होती है। मैंने तो यही देखा है कि 99% टाइम्स हमने हमारा 28-29 साल का कैरियर हो गया तो हम लोगों की मदद की है और करने में सफलता हासिल की है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। एक चीज़ और है, उत्तराखंड राज्य जब से बना है तब से ड्रग माफिया, खनन माफिया और आपराधिक गतिविधियां जो हैं वो चारों तरफ से उत्तराखंड को एक अपना केंद्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने भी शुरू में भी कहा था, वो आपके लिए एक चैलेंज रहा है। तो उस चैलेंज को आप किस तरह से, उस पर किस तरीके से आप लगाम लगाने की कोशिश? देखिए, दोनों अलग अलग इश्यू हैं। जहाँ तक खनन का सवाल है तो वो एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जी, और वो इकोलॉजिकल एक्टिविटी भी है। अगर नदियों में सिल्ट आ रहा है, नदियों से पत्थर आ रहा है, रेत आ रहा है, तो अगर वो हटेगा नहीं तो फिर नदी का रास्ता बदलना पड़ेगा, तो उसको हटाना भी जरूरी है। किंतु इस नाम पर हम नदी को या किसी और ग्राउंड को एक्स्ट्रा खोद डालें तो वो नेचर के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। तो एक प्रकार से ये जो एक बैलेंस है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी राज्य सरकार डिसाइड करती है भी कौन इसको किसको इसका वो जाएगा या नहीं जाएगा। पर इसकी आड़ में यस, ये मैं मानता हूँ कि इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी की आड़ में आपराधिक एलिमेंट सक्रिय हो जाते हैं और उनको कंट्रोल करना हमारे लिए चैलेंज होता है प्रशासन के लिए। इसी तरह से ड्रग्स एक उभरता हुआ क्राइम है और ड्रग्स में मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और जहाँ से प्रोड्यूस होके आती है
तो उस मार्जिन का फायदा उठाता है अपराधी और कोशिश करता है कि उसको ड्रग्स के जाल को फैलाए। तो आज की युवा पीढ़ी भी उसके नशे में आती जा रही है। तो हम इस चैलेंज को बड़ा चैलेंज मानते हुए एक तो हम हर जिले में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स खड़ी कर रहे हैं, और दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी डिमांड और सप्लाई साइड दोनों, मतलब एक तो अवेयरनेस फैले जिससे डिमांड कम हो, और जो सप्लाई करने वाले हैं उनकी चेन को हम अरेस्ट करें जिससे कि सप्लाई आ ही ना पाए। तो ये दोनों लाइनों पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। अच्छा, जितना तकनीकी रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना ही तकनीकी रूप से अपराध भी आगे बढ़ रहा है। तो उसको किस तरीके से हम मतलब जो युवा है, क्योंकि वो बेरोजगारी की तरफ इतना बढ़ गया है और पढ़ा लिखा है, तो वो अपनी ऊर्जा को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम पॉजिटिव एनर्जी में किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं? क्या एक युवा की सहभागिता के साथ पुलिस, सामाजिक संस्थाएं क्या कोई इस तरीके का कार्यक्रम बना सकती हैं जो एक बहुत ही अच्छे रूप में उभर कर आए? देखिए, मैं तो शुरू से मानता हूँ कि हमें युवा ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। हाँ। इसीलिए मैं हमेशा खेल से, कल्चरल उससे जुड़ा रहता हूँ। और हमने इस काम के लिए मैराथन की दौड़ भी शुरू की उत्तराखंड पुलिस द्वारा, जिसमें दोनों वर्ष 20,000 के करीब युवा आया। तो ये उसी संदेश को देने के लिए की गई कि भाई हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाएं और नेगेटिव न लगाएं। रही बात आपराधिक तकनीक की, तो ये तो मेरे विचार से पुलिस और अपराधी की कहानी तो डाल में पात वाली है कि नई नई टेक्निक्स अपराधी इस्तेमाल करता है और उन टेक्निक्स को हमें ओवरकम करना होता है। जैसे मोबाइल आया तो अपराधी के लिए बहुत आसान हो गया। मौके पे घटना देख के, फोटो देख के बता दिया ये है कि नहीं है, आइडेंटिफिकेशन जिससे उसे अटैक करना है। तो इसी तरह लूट, चोरी, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया, आपसी कनेक्टिविटी। किंतु उसका हमने तोड़ निकाला, हमारे लिए उनको अरेस्ट करना आसान हो गया क्योंकि मोबाइल के थ्रू हमें पूरा उनका लिंकेज पता चल गया। फिर ऐसे ही टेक्निक्स, एक से एक नई टेक्निक आती रहती है। हम भी उस टेक्निक को अपने को हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे कि हम उनकी टेक्निक को तोड़ करके फिर हम विजय पाएं। मेरे विचार से तो उत्तराखंड पुलिस टेक से भी है, उसने भी लेटेस्ट जो उभरता हुआ क्राइम है, साइबर क्राइम, वो भी एक नया चैलेंज है, उस पर भी सफलता पाई है। और हमने कई, मतलब अरुणाचल प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड से साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ कर लाए हैं, नाइजीरियन साइबर क्रिमिनल्स को हमने पकड़ा है। तो ये वही वाली बात है। अब यदि प्रशासनिक अधिकारी जो आपके नाम के साथ पर्याय है, यदि उसको एक तरफ रख दिया जाए, तो अशोक कुमार एक व्यक्तित्व, आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आप ही से जानेंगे। अब मैं तो अपने बारे में क्या बताऊंगा, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक तो मुझे काम करना पसंद है। आई लव माई वर्क, आई एंजॉय माई वर्क। तो मैं इसको, यही मेरी हॉलीडे है, मतलब काम को ही मैं एज ए हॉबी मान के चलता हूँ। और इसके अलावा जो है मेरी शुरू में एक हॉबी थी लिटरेचर पढ़ना, किताबें पढ़ना, जो कि आपने अपनी किताब निकाली भी है, आपकी भावनाएं उसमें है पूरी। और एक है स्पोर्ट्स से मैं बचपन से जुड़ा हूँ। भी खेलते हैं? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी भी मैं खेलता था। मैंने राइडिंग भी किया है हाई लेवल की, जिसमें हमने जंप्स और टेंट पैकिंग वगैरह की हुई है। तो ये मेरा पैशन रहा है। और अभी भी मेरी तो सोच ये थी जब मैं फील्ड में था एसएसपी वगैरह के टेन्योर में, कि अगर मैं 23 घंटे ड्यूटी पर हूँ और 1 ही घंटा और सोने का टाइम नहीं है, तो वो 24वां घंटा मैं पहले खेलता था। जो उससे बॉडी फिट रहती है, दिल दिमाग सही भी रहता है। दूसरा, मेरा जो अपना सोशल सर्कल है, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि प्रशासनिक से दूर रखूँ, क्योंकि प्रशासनिक में फिर वही बातें होती हैं। तो फिर वो हम खेल वगैरह का सर्कल रखते हैं, तो ज़्यादा इक्वल लेवल पे बातें होती हैं, ज़्यादा बेटर सर्कल बनता है। तो अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए आप सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को, सोशल में, स्पोर्ट्स में, दोनों तरह की एक्टिविटीज। तो आप गाते भी हैं? नहीं, गाता नहीं, सुनता, म्यूजिक सुनता था बहुत पहले, कभी क्लासिकल सुनता था। आजकल वो सुनने को कम मिलता है क्लासिकल। हाँ, क्लासिकल रुझान लोगों का जो है, किंतु अभी भी मैं किशोर कुमार वगैरह को काफी सुनता हूँ। तो कुछ गुनगुना दीजिए किशोर कुमार को। मैं बिल्कुल गुनगुनाने वाला आदमी नहीं। कुछ थोड़ा सा गुनगुनाइए। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर एक बाथरूम सिंगर तो होता ही है। बाथरूम सिंगर होते थे तो वो बात 28 साल थोड़ा सा गाइए प्लीज। सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, गा के नहीं बोलूंगा। गाइए प्लीज। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही,
ये थे हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी, जिनके साथ बातों बातों में हमने बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ जानने और समझने को भी मिला। तो आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड के अशोक कुमार जी, जिनके साथ हमने कुछ फुर्सत के पल बिताए। बातों ही बातों में बहुत कुछ जानने को मिला और सीखने को भी मिला कि किस तरीके से इंसान यदि अपने काम को ही अपना सब कुछ मान ले, पूजा मान ले, तो तनाव मुक्त रहता है। और इसी के साथ बातों बातों कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।